नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके सामने ऊष्मागतिकी चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो कहा जाता है कि ऊष्मागतिकी केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऊष्मागतिकी केमिस्ट्री में सबसे आसान तरीके से हैंडल किया जा सकता है अगर आप केवल फार्मूला पर स्टिक रहें और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ एल्गोरिथम यानी कुछ स्टेप्स बना ले तो, राइट। वैसे एनसीईआरटी में क्लास 11th में है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जेईई एडवांस के हिसाब से तो खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट जेईई मेंस और नीट के हिसाब से भी ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो आइए बात करते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी यानी ऊष्मा के आदान प्रदान के बारे में हमें बात करनी है, राइट। केमिस्ट्री में जब हम ऊष्मागतिकी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ रहे होते हैं ऊष्मा के आदान प्रदान के, कहाँ से कितनी ऊष्मा गई, किस तंत्र की ऊष्मा बढ़ी, किसकी घटी, ये सारी बातें हमें पढ़नी होती है, राइट। और उसके बाद फिर हम बात कर रहे होते हैं कि अभिक्रियाओं की ऊष्मा कितना परिवर्तन है, किसी अभिक्रिया के होने से उसमें ऊष्मा अवशोषित की, या फिर ऊष्मा के आधार पर हम बताते हैं कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं से जो ऊष्मागतिकी में हमें पढ़नी है। सबसे पहले ऊष्मागतिकी में हमें पढ़नी है परिभाषा जो पहली है वो है तंत्र, सिस्टम आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं। तंत्र और सिस्टम तो हमारे अंतरिक्ष का, पूरे यूनिवर्स का वह भाग जिसके ऊष्मा आदान प्रदान हम पढ़ना चाहते हैं, जिसके ऊष्मा के बारे में, जिसने ऊष्मा दी या ली, उसके ऊष्मा या उसके आंतरिक ऊर्जा स्तर के बारे में जब हम बात करना चाह रहे हैं तो जिस भाग, जितने हिस्से के आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मा के आदान प्रदान के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो भाग कहलाता है तंत्र, राइट। तो हम लिखते हैं अंतरिक्ष का वह भाग जिसके बारे में अध्ययन करना हो, अथवा जिसके ऊर्जा आदान प्रदान प्रेक्षित किए जाने हों। यानी जो हमारे प्रयोग में काम आ रहा है वह भाग क्या कहलाता है, तंत्र या सिस्टम, ठीक। अब हमने अंतरिक्ष के एक भाग को तो अलग कर लिया जिसके ऊर्जा आदान प्रदान हम पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बचा हुआ भाग क्या है, तो बचे हुए भाग को हम कहते हैं परिवेश, सराउंडिंग, राइट। तो अंतरिक्ष का शेष भाग, तंत्र के बाद जो बच गया वो सब क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। यानी अंतरिक्ष को मैंने दो भागों में बांट दिया, क्या, तंत्र प्लस परिवेश। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक मैथमेटिकली अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अंतरिक्ष बराबर क्या हो गया, तंत्र प्लस परिवेश। ये हमारे पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरी बात, अगली परिभाषा है हमारी वो है परिसीमा, बाउंड्री लेयर। क्या है थर्ड नंबर की परिभाषा, परिसीमा, बाउंड्री लेयर। तो वह काल्पनिक या वास्तविक रेखा, राइट, या सतह जो तंत्र एवं परिवेश को विभाजित करती हो, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, तंत्र एवं परिवेश को विभाजित करने वाली आप चाहें तो रेखा लिख सकते हैं या आप चाहें तो लिख सकते हैं सतह, ठीक। किसी भी, कोई भी बाउंड्री लेयर आपकी काल्पनिक हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, राइट। तो परिसीमा कैन बी, बाउंड्री लेयर कैन बी, हम इसके बात करेंगे वर्गीकरण की। तो ये वास्तविक हो सकती है अथवा या काल्पनिक हो सकती है। ये दो भाग हो गए इसके।
दूसरा अगर हम वर्गीकरण करेंगे इसका तो ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर करेंगे, यानी ऊष्मीय चालक हो सकती है परिसीमा आपकी, या कुचालक हो सकती है। तीसरा जो हम करते हैं इसका वर्गीकरण वो होता है दृढ़ या लचीली हो सकती है, राइट। तो रिजिड एवं फ्लेक्सिबल। ठीक, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, रिजिड एवं फ्लेक्सिबल। तो इस तरह से हमारे पास ये बाउंड्री लेयर के क्लासिफिकेशन आगे की तरह तरह की बाउंड्री लेयर्स हो सकती है। इन परिसीमाओं के वर्गीकरण के आधार पर हम तंत्र का वर्गीकरण कर सकते हैं कि तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं तंत्र का वर्गीकरण। तो बच्चों, तंत्र के वर्गीकरण को हम बाउंड्री लेयर के आधार पर करते हैं। बाउंड्री लेयर जैसा हमने अभी अभी कहा, काल्पनिक, वास्तविक, दृढ़, लचीली, ऊष्मीय चालक, ऊष्मीय कुचालक। तो मैंने कहा कि यदि बाउंड्री लेयर काल्पनिक हो तो द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव है, यस। अच्छा, ऊर्जा का आदान प्रदान, तो ऊर्जा आदान प्रदान भी, अगर बाउंड्री लेयर काल्पनिक है यानी हमने बस मान लिया है, उनको कोई भौतिक और वास्तविक सतह अलग अलग नहीं करती है तंत्र एवं परिवेश को, तो इसका मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान भी संभव है। और अगर ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव है तो ऐसे तंत्र को हम कहते हैं खुला हुआ तंत्र। कैसा तंत्र कहते हैं? खुला हुआ तंत्र। दूसरी बात, अब हम बात करें कि मान लीजिए बाउंड्री लेयर वास्तविक है तथा ऊष्मीय चालक है। कैसी है? वास्तविक है तथा ऊष्मीय चालक बाउंड्री लेयर है। तो वास्तविक बाउंड्री लेयर है तो द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव नहीं है, राइट। ऊर्जा का आदान प्रदान, क्योंकि बाउंड्री लेयर आपकी सतह जो है ऊष्मीय चालक है, तो संभव है। और अगर ऐसा संभव है तो ऐसे तंत्र को हम कहते हैं बंद तंत्र। बाउंड्री लेयर वास्तविक है परंतु ऊष्मीय कुचालक है, राइट। वास्तविक बाउंड्री लेयर परंतु ऊष्मीय कुचालक। तो यहां पर वास्तविक है तो द्रव्यमान का आदान प्रदान तो संभव है ही नहीं, साथ ही साथ ऊष्मीय कुचालक होने के कारण ऊर्जा का आदान प्रदान भी या ऊष्मा का आदान प्रदान भी संभव नहीं है। और ऐसे तंत्र को हम बोलते हैं विलगित निकाय। तंत्र या निकाय एक ही बात है। विलगित निकाय इंग्लिश में बोलेंगे आइसोलेटेड, इसे बोलेंगे क्लोज्ड, और इसे बोलेंगे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में कोई वास्तविक बाउंड्री लेयर नहीं होगी, वास्तविक बाउंड्री नहीं होगी, वहां पर काल्पनिक होगी। जबकि बंद और विलगित निकाय में वास्तविक बाउंड्री लेयर होगी। अब इसके भी हम इससे कर सकते हैं, अगर लचीली है तो आयतन बदल सकता है, दृढ़ है तो आयतन नहीं बदलेगा, राइट। इस तरह के और यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता नहीं है। तो आपको 3 तरह के तंत्र प्राप्त हुए, खुला हुआ तंत्र, बंद तंत्र और विलगित तंत्र। तो ये हो गया तंत्र का वर्गीकरण। 3 प्रकार के तंत्र हमारे पास होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। आगे चलते हैं, आगे की परिभाषा पर बात करते हैं। बात करते हैं अगली परिभाषा, तंत्र की अवस्था। तंत्र की अवस्था मुख्यतः अवस्था पैरामीटरों द्वारा बताई जाती है। किसी भी तंत्र की अवस्था बतानी हो तो हम सामान्यतः तंत्र का दाब, तंत्र का आयतन, तंत्र का ताप, उसमें उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या, इनके द्वारा बताते हैं। अर्थात किसी भी तंत्र की अवस्था
तंत्र के दाब, आयतन, ताप एवं उपस्थित गैस या कोई भी पदार्थ हो सकता है, जरूरी नहीं है गैस हो, के अणुओं की संख्या या मात्रा द्वारा निर्धारित की जा सकती है। राइट तो जब भी हमें तंत्र के बारे में बात करनी होगी तो हम बात करेंगे कि तंत्र का प्रेशर क्या है, यानी जो भी हमारा सिस्टम है उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। ये सारी बातें जब हमें फिक्स्ड होंगी, परिभाषित होंगी, तो हम कहेंगे तंत्र एक निश्चित अवस्था या प्रावस्था में है। यानी तंत्र की अवस्था निर्धारण करने के लिए आवश्यक है कि हमें उसका दाब, आयतन, ताप, अणुओं की संख्या, ये सारी चीज़ें पता हो। राइट जब तंत्र की अवस्था निर्धारण हो गई तो तंत्र की अवस्था को जब हम बदलते हैं, एक इनमें से कोई भी अगर एक चीज़ बदलेंगे, राइट, तो तंत्र की हम कहेंगे अवस्था बदलेगी। और ऐसा करने को ही हम कहते हैं ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। राइट एक और बात मैं बोल दूं तंत्र की अवस्था के लिए, वो इम्पोर्टेंट वन है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है तंत्र की अवस्था के लिए? वो पॉइंट है आपके पास कि किसी भी तंत्र की अवस्था केवल ऊष्मागतिकीय साम्य पर ही किसी भी तंत्र की अवस्था केवल ऊष्मागतिकीय साम्य पर ही निर्धारित की जा सकती है। ठीक, तो ये बात हो गई तंत्र की अवस्था की, कि तंत्र की अवस्था जब हमें निर्धारित करनी होगी तो आवश्यक है कि हम क्या करें, तंत्र कहाँ हो, ऊष्मागतिकीय साम्य पर हो, तब ही जाकर हम तंत्र की अवस्था परिभाषित कर सकते हैं, अन्यथा हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऊष्मागतिकीय साम्य क्या है? राइट, तो ऊष्मागतिकीय साम्य क्या है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जब कोई तंत्र निम्नलिखित तीन मुख्य साम्य एक साथ स्थापित हों, तब ऐसी अवस्था को या ऐसी साम्य अवस्था को ऊष्मागतिकीय साम्य कहा जाता है। कौन कौन से? ए, ऊष्मीय साम्य। ऊष्मीय साम्य से क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। कहने का मतलब है पूरे तंत्र का तापमान एक समान हो तथा समय के साथ भी वो परिवर्तित नहीं होता हो। तो पूरे तंत्र में ऐसा नहीं, जैसे मान लो कोई कमरा एक तंत्र है, तो ऐसा नहीं कि दरवाजे के पास टेम्परेचर अलग है, बोर्ड के पास टेम्परेचर अलग है, कैमरे के पास टेम्परेचर अलग है, ऐसा नहीं। राइट, पूरे कमरे का तापमान एक समान हो तथा समय के साथ ये तापमान निश्चित रहे, तो ऊष्मीय साम्य। बी, यांत्रिक साम्य। यांत्रिक साम्य मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है दाब जो है वो कांस्टेंट हो, अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। पूरे तंत्र पर एक समान दाब पाया जाता हो, साथ ही साथ तंत्र का दाब समय के साथ अपरिवर्तित रहता हो, कांस्टेंट हो। सी,
सी में हम बात करेंगे रासायनिक साम्य की, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है तंत्र की जो सांद्रता है, मोल बटा आयतन अनुपात, वो कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन, राइट। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम मेंटेन होंगे तो हम कह देंगे तंत्र किसमें है, उष्मागतिकीय साम्य में है, राइट। तो तीन इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब है कि तंत्र किसमें है, उष्मागतिकीय साम्य में, अर्थात हम तंत्र की अवस्था बता सकते हैं। अब मैं और अच्छे से समझाऊं तो सिंपल कहानी है, पी वी टी और मोल, मोल बटा वी को एक साथ लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन पी वी, मोल और वी और टी, सब तीनों जब एक साथ कांस्टेंट हो जाएं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन, तो आप बोल देंगे कि तंत्र उष्मागतिकीय साम्य में, अर्थात हम तंत्र की अवस्था परिभाषित कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया उष्मागतिकीय साम्य और तंत्र की अवस्था के बारे में कहानी, राइट। अब बात करते हैं जब इनमें से कोई एक साम्य डिस्टर्ब होगा, राइट, तो हम क्या कह देंगे, सीधा तंत्र की अवस्था डिस्टर्ब हो गई, राइट। अब जब वो साम्य डिस्टर्ब होगा तो वापस से वो साम्य प्राप्त किया जाएगा, तो साम्य डिस्टर्ब करने से वापस प्राप्त करने के बीच का जो प्रक्रम है वो बोला जाता है उष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है, उष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, राइट। तो आइए बात करते हैं उष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं उष्मागतिकीय प्रक्रम की। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, राइट। क्या होगा उष्मागतिकीय प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, राइट। तो उष्मागतिकीय प्रक्रम जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, या तंत्र को किसी एक निश्चित अवस्था से दूसरी निश्चित अवस्था में ले जाने के लिए, या तंत्र एक उष्मागतिकीय साम्य अवस्था से जब दूसरी साम्य अवस्था में जाए, तो वो जो जाने का प्रोसेस है वो बोला जाता है उष्मागतिकीय प्रक्रम, राइट। किसी तंत्र को एक उष्मागतिकीय साम्य अवस्था से किसी अन्य उष्मागतिकीय साम्य अवस्था तक ले जाने की प्रक्रिया को उष्मागतिकीय प्रक्रम कहा जाता है या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। अब जब उष्मागतिकीय साम्य डिस्टर्ब करेंगे, इसका मतलब हमने या तो दाब या आयतन या ताप कुछ डिस्टर्ब किया होगा, बाकी को बदला होगा। तो कई प्रकार के तरीके हैं, कई रास्ते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे हम एक साम्यावस्था से दूसरे साम्यावस्था में ले जा सकते हैं। जैसे कोई भी प्रक्रिया है कि आपने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए आपने प्रोसेस चेंज कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए आपने बाकी चीज़ें चेंज कर दी। तो एक तंत्र के लिए उष्मागतिकीय प्रक्रम जो है, किसी भी एक अवस्था पैरामीटर पी वी टी को आप चेंज कर लें, राइट। बाकी को कांस्टेंट रखें, उसे दोगुना कर दें तो एक प्रोसेस हो गया, उसे आधा कर दें प्रोसेस हो गया, उसे वेरी करा दें, बाकी सबको कांस्टेंट रख लें, एक नया प्रोसेस हो गया। तो किसी एक तंत्र के लिए अनंत प्रकार के उष्मागतिकीय प्रक्रम संभव हैं। एक तंत्र के लिए अनंत उष्मागतिकीय प्रक्रम संभव हैं।
जैसे मैं कुछ मुख्य उष्मागतिकीय प्रक्रम के नाम लिख रहा हूँ। समतापीय, जिनके बारे में हम मुख्यतः बात करेंगे, मैं उन्हीं के नाम लिख रहा हूँ। समतापीय प्रक्रम का मतलब क्या है? इसमें हम तापमान नियत रखते हैं, राइट, और बाकी चीज़ें बदल रहे होते हैं। सामान्यतः केमिस्ट्री में मोल हमेशा हमारे नियत रहेंगे। जैसे फिर मैं दूसरी लिखूं समदाबीय, तो समदाबीय में हम क्या कांस्टेंट रखते हैं? दाब कांस्टेंट रखते हुए प्रक्रम कराते हैं। तीसरी में लिखूं समायतनीय, नाम से स्पष्ट है, इसमें हम क्या कांस्टेंट रख रहे होंगे? आयतन कांस्टेंट रख रहे होंगे, राइट। तो नियत आयतन यानी दृढ़ पात्र में गैस भर के फिर उसका बाकी पैरामीटर बदल रहे होते हैं। चौथा आता है रुदोष्म। रुदोष्म में हम पात्र तो दृढ़ नहीं लेते, यानी लचीली बाउंड्री होती है, आयतन बदल जाता है, लेकिन सारी सतहें, सारी बाउंड्रीज आपकी ऊष्मीय कुचालक होती हैं, अर्थात हीट क्यू, डेल्टा क्यू आपका क्या होता है? 0। ऊष्मा परिवर्तन आपका 0 होता है, यानी परिवेश से किसी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। पांचवा अगर हम बात करें मुक्त प्रसार। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। मुक्त प्रसार से हमारा लेना देना है, राइट, निर्वात के विरुद्ध प्रसार। आप इसे और तरह से लिख सकते हैं क्या कि P एक्सटर्नल जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक। मुक्त प्रसार जहाँ पर बाह्य दाब आपका लगभग 0 हो और उसके विरुद्ध आप गैस या कोई भी द्रव फैला जा रहा हो, तो मुक्त प्रसार, राइट। एक और प्रोसेस होता है पॉलीट्रोपिक, और एक हम करते हैं चक्रीय या साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है? हम घूम फिर के अपनी एक इनिशियल अवस्था से जाते हैं, घूमते घामते हैं और वापस वहीं आ जाते हैं। तो साइक्लिक का मतलब क्या है, राइट, कि यहां पर क्या है? प्रारंभिक बराबर अंतिम अवस्था। पढ़ेंगे और डिटेल में तो अच्छे से समझ में आएगा। पॉलीट्रॉपिक को हम कुछ ऐसे लिखते हैं PV की पावर x बराबर कांस्टेंट। तो ये 7 मुख्य हैं जिनके बारे में हमें बात करनी रहेगी। ऊष्मागतिकी के चैप्टर में 7 मुख्य ऊष्मागतिकी प्रक्रम है जिन्हें हम सबको आदर्श गैस के लिए या द्रव ठोस के लिए इनकी बात हम लोग कर रहे होंगे। मैंने मूल कंडीशन लिखी है। मैं पहले ही बता दूं, केमिस्ट्री में मोस्टली हमारे मूल लगभग हर सवाल में कांस्टेंट रहेंगे, यानी इन सब के साथ आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, n अणुओं की संख्या बराबर कांस्टेंट, पर वो क्योंकि सब में समान है इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ मुख्य ऊष्मागतिकीय प्रक्रम है जिससे तंत्र की अवस्था बदली जा सकती है, यानी PVT में से कोई एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर बदले जा सकते हैं, कोई कम से कम कोई एक या उससे ज़्यादा नियत रखते हुए। बाकी प्रोसेस कितने हो सकते हैं? अवस्था बदलने के रास्ते 1000 हैं, 1000 नहीं है, लाख हैं, अनंत हैं कुल मिलाकर, राइट। तो एक तंत्र की अवस्था बदलने के लिए हम अनंत रास्तों से, इनफाइनाइट तरीकों से, राइट, उस तंत्र की अवस्था बदल सकते हैं। तो ये हो गई बात ऊष्मागतिकीय प्रक्रम की। कोई भी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम 2 तरीके से कराया जा सकता है, एक उत्क्रमणीय रूप से और एक अनुत्क्रमणीय रूप से। तो एक लाइन लिखकर अभी इसको यहीं पर विराम देंगे कि कोई भी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम या प्रत्येक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम 2 रूप में कराया जा सकता है, 2 तरीके से कराया जा सकता है। कैसे कैसे? उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय, राइट। अब हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल से कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या क्या होते हैं और इनमें फर्क क्या क्या होता है, इनकी बात थोड़ी देर में करेंगे। तो अभी केवल हम एक लाइन लिखकर छोड़ेंगे, क्या कि प्रत्येक ऊष्मागतिकीय प्रक्रम 2 तरीके से कराया जा सकता है। कैसे? उत्क्रमणीय तरीके से या और दूसरा कौन सा? अनुत्क्रमणीय तरीके से। राम लिख सकते हैं आप, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल, और दूसरा अनुत्क्रमणीय
यानी इरिवर्सिबल। बाकी इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, राइट। लेकिन इनके बारे में डिटेल से बात करने के पहले दो तीन और इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे हैं, फिर लौटकर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पर आएंगे, राइट। बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या एक्सटेंसिव गुणधर्म क्या होते हैं? ऐसे गुणधर्म जो तंत्र के आकार, आयतन या द्रव्यमान पर निर्भर करते हों क्या कहलाते हैं? एक्सटेंसिव गुणधर्म, राइट। तो हमने क्या लिखा? तंत्र के आकार, आयतन एवं द्रव्यमान पर निर्भर करते हों। ठीक। एक्सटेंसिव को मात्रा पर निर्भर करने वाले, अधिकांशतः हम ये इन दोनों की जगह हम वेटेज द्रव्यमान को देते हैं, यानी मात्रा पर निर्भर करने वाले मात्रात्मक गुणधर्म। फिर बात करते हैं इंटेंसिव की। तो इंटेंसिव में हम बोलते हैं जो तंत्र के द्रव्यमान पर या उसके आकार पर निर्भर नहीं करते हो वो क्या कहलाएंगे? इंटेंसिव, राइट। तो तंत्र के आकार द्रव्यमान से स्वतंत्र गुणधर्म, क्या कहलाएंगे? आपके इंटेंसिव। इंटेंसिव को आप गहन गुणधर्म भी कहते हैं, मात्रात्मक, मात्रा पर निर्भर करने वाले, राइट। हिंदी थोड़ा कठिन है इसलिए मैंने इनके नाम इंग्लिश में ही लिखे हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब जैसे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बात करें, सबसे पहला मैं उदाहरण लूंगा इंटेंसिव में, जहां पर कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है, वो है घनत्व। घनत्व का जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन, राइट। परंतु ये इंटेंसिव होता है। कैसे भाई? 1 लीटर पानी का घनत्व भी उतना ही होगा, 10 लीटर पानी का घनत्व भी उतना ही होगा, राइट। 100 लीटर पानी का घनत्व भी इतना ही होगा। अगर सारा पानी एक जैसा ही है तो सबका घनत्व एक जैसा ही होगा। तो ये आकार, आयतन और द्रव्यमान पर फॉर्मूले वाइज तो निर्भर करता है, लेकिन आप देखिए जितना ज़्यादा द्रव्यमान बढ़ता है उसी के रिस्पेक्ट आयतन भी बढ़ जाता है और इवेंचुअली घनत्व आपका कांस्टेंट रहता है। तो घनत्व एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, राइट। और बात करें हम तो तापमान, राइट। एक बड़े से डब्बे में 100 लीटर की टंकी में पानी भरा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपने उसमें से 1 लीटर पानी निकाल लिया, उसका तापमान क्या होगा? राइट। तो सिंपल है, 25 डिग्री होगा। तो तापमान भी क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। और जो मैं फिजिक्स से जाकर बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का होता है, पानी चाहे कितना भी हो वो फिक्स रहता है। और बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, ये भी फिक्स्ड होता है, राइट। और बात करें हम यहाँ पर तो हम बात कर सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर ऊष्माधारिता, और मोलर की जगह मुझे लिखना चाहिए विशिष्ट ऊष्माधारिता। और क्या लिखा मैंने? विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते, मात्रा तो पहले ही आ गई ना, विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब 1 ग्राम के का तापमान 1 से बदलने के लिए आवश्यक या दी जाने वाली ऊष्मा, राइट। तो 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री से फिक्स हो गई चीजें पहले से, तो ये मात्रा हमेशा फिक्स रहेगी, राइट। इसलिए किसमें आ गई? इंटेंसिव में। किसमें आ गई ये सब? इंटेंसिव में। अच्छा, तो फिर एक्सटेंसिव क्या क्या होंगे? एक्सटेंसिव क्या क्या होंगे? एक्सटेंसिव हो गई कुल आंतरिक ऊर्जा, तंत्र जितना बड़ा उसकी आंतरिक ऊर्जा उतनी ही बड़ी, राइट।
तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, कुल आंतरिक ऊर्जा। ठीक, अब अगर हम बात करें और तो किसी तंत्र की गिब्स मुक्त ऊर्जा, राइट, ये भी क्या हो जाएगी इसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर हम और बात करें तो यहां पर हमारे पास आ जाएगी एंथैल्पी एच। हो सकता है आप इन्हें नहीं जानते हो, राइट, इन्हें हम बाद में अभी थोड़ी देर में डिटेल से बात करेंगे इसी चैप्टर में, थोड़ी देर से मेरा मतलब आगे आने वाले लेक्चर में, राइट। तो ये सब हैं हमारे पास मात्रा पर निर्भर करने वाले गुणधर्म, राइट। जैसे किसी पदार्थ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, राइट, उसके ऑक्सीकरण और अपचयन होने की जो टेंडेंसी है उसे अगर इलेक्ट्रिक विभव में, राइट, वैद्युतिक विभव में नापे तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भाषा में ई सेल की भी बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लगभग हर प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर हमें कैसे याद रहेगी, तो मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ इसे याद रखने का, जरा ध्यान से देखिए। आप क्या करिए, प्रारंभिक अवस्था में एक तंत्र लीजिए, मान लीजिए ये आपका तंत्र है, ठीक है। अब क्या करिए, इस तंत्र के 2 भाग कर दीजिए, तो अंतिम अवस्था में आपके ये तंत्र 2 भागों में बट गया। मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया। जब ये तंत्र पूरा था, राइट, तो हमने जब यहां से यहां आए तो 2 बराबर भाग कर दिए इसके। यहां पर मैंने सारी चीजें परिभाषित करी, इसका दाब, ताप वगैरह वगैरह सब लिखा, दाब, तापमान, इसका एंथैल्पी एच, इसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा जी, इसकी आंतरिक ऊर्जा ई, राइट, और लिखा इसका घनत्व डी, इसका तापमान लिख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विशिष्ट ऊष्माधारिता सी, स्पेसिफिक मोलर ऊष्माधारिता सी मोलर, राइट, अलग अलग चीज़ें, ईएमएफ लिख दिया मैंने, ई नॉट, ये सब लिख दिया। 2 बराबर भाग कर दिए। अब आप जब 2 बराबर भाग कर दिए तो आप देखिए कौन कौन सी चीज़ें आधी हो जाएंगी। जो आधी हो गई वो एक्सटेंसिव, जो नहीं बदली वो जो दोनों तरफ बराबर हैं और पहले जितनी है वो क्या हो गई, इंटेंसिव। तो आप लिखो घनत्व क्या होगा, तो घनत्व फिर से इधर भी डी रहेगा और इधर भी डी ही रहेगा, यानी घनत्व इधर आ जाना चाहिए। विशिष्ट ऊष्माधारिता 10 लीटर पानी था, 5 लीटर इधर आ गया, 5 लीटर इधर आ गया, लेकिन फिर भी 1 लीटर या 1 किलोग्राम की ऊष्माधारिता तो वही रहेगी, राइट। मोलर ऊष्माधारिता 10 मोल के 5 मोल इधर 5 मोल इधर, तो 1 मोल के लिए आवश्यक तो वही रहेगी। 5 लीटर पानी हो चाहे 1 लीटर पानी हो चाहे 10 मोलिक्यूल ही क्यों ना हो, विभवांत ऑक्सीकरण और अपचयन की टेंडेंसी तो सेम रहेगी, तो ई नॉट भी दोनों तरफ सेम रहेगा, राइट। अगर हमने इस तरह से किया है और कुछ नहीं बदला, तापमान वगैरह सब नियत है, तो आप कहेंगे दाब भी उतना ही रहेगा, राइट, तो अर्थात दाब भी नहीं चेंज होगा, पी और पी दोनों तरफ पी और पी ही रहेगा, राइट। मोल आधे हो गए होंगे, मोल आधे हो गए, राइट, टेम्परेचर उतना ही है, आयतन आधा हो गया, तो दाब उतना ही रहेगा, यानी तापमान भी नहीं बदलेगा, तापमान भी नहीं बदलेगा। क्या क्या बदलेगा, तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, आधी हो जाएगी क्योंकि मोल आधे हो गए, गिब्स मुक्त ऊर्जा आधी हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा आधी हो जाएगी, यहाँ पर भी इनकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो जो जो बदल गए, क्योंकि मैंने 2 बराबर भाग में बांटे तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने आधा लिख दिया, राइट। तो जो जो आधे हो गए वो तो एक्सटेंसिव, और जो वैसे के वैसे ही रहे वो सब इंटेंसिव। तो इस तरह से आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी में आने वाला हर टर्म, हर प्रॉपर्टी हम उसे बांटते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में। जब भी कोई नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैं हमेशा आपको लिखवाऊंगा कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, राइट। तो जब भी आपके पास कोई नई प्रॉपर्टी आए, अगर मैं नहीं बताऊं तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन मार सकते हैं, सर ये एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा, ये मुझे हमेशा बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव, ऐसा एक सामान्य सवाल नीट और जेईई मेन में अच्छा सवाल बनता है, आपको याद होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जितनी मैंने बोर्ड पर लिखी उतनी नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी जो तंत्र के बारे में आप सोच सकते हैं उसे या तो एक्सटेंसिव होगी वो या इंटेंसिव होगी, और आप उसके बारे में बता सकते हैं, राइट। तो ये हो गया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, राइट। आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट जो परिभाषा हमें पढ़नी है वो है अवस्था एवं पथ फलन। किसी भी तंत्र के जो ऊष्मागति के पैरामीटर हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऊर्जा से रिलेटेड पैरामीटरों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अवस्था एवं पथ फलन। यानी जब तंत्र के अवस्था पैरामीटरों की बात करेंगे, राइट, तो कुछ अवस्था फलन होंगे और कुछ पथ फलन होंगे। परिभाषाएं क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं, राइट। तो अवस्था फलन, अवस्था फलन स्टेट फंक्शन। तो तंत्र के ऐसे फलन जो केवल तंत्र की निश्चित अवस्था या तंत्र की अवस्था निश्चित होने पर ही अवस्था निश्चित एवं परिभाषित होने पर ही परिभाषित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अवस्था फलन कहलाते हैं। एक और बात लिखूंगा मैं इनके बारे में, ये जब भी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है यानी ऊष्मागति के प्रक्रम होता है, तो अवस्था फलन में जो होने वाला अंतर है वो केवल अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं पर ही निर्भर करता है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि वो प्रक्रम हमने या अवस्थाओं में वो परिवर्तन हमने किस तरह से लाया है, राइट। तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, किसी भी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के दौरान अवस्था फलन में होने वाला परिवर्तन केवल तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। अच्छा, इसे ऐसे भी बोला जा सकता है, तंत्र के अवस्था फलन में होने वाला परिवर्तन ऊष्मागति के प्रक्रम कौन सा है और किस तरह से करा है, इन दोनों से स्वतंत्र रहता है। हमें केवल किस बात से मतलब है? हमें मतलब है कि कहाँ पर तंत्र था और कहाँ तक पहुँचा, यानी इनिशियल और फाइनल से मतलब है। तो सबसे पहली बात तो परिभाषित कब होगा? जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। यानी हम किसी भी तंत्र का अवस्था फलन, ऐसे फलन है यानी उनका मान केवल तब बता पाएंगे जब तंत्र ऊष्मागति के साम्य अवस्था में होगा। दूसरी बात, यदि तंत्र एक ऊष्मागति के साम्य अवस्था से दूसरी ऊष्मागति के साम्य अवस्था में जाता है तो अवस्था फलन का जो डेल्टा होगा, डेल्टा अवस्था फलन हमेशा क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, राइट। यानी इसमें परिवर्तन हमेशा प्रारंभिक एवं अंतिम का अंतर होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। यानी इसे रास्ते से कोई मतलब नहीं है कितना परिवर्तन हुआ, अच्छा पहले इतना था बाद में इतना हो गया, बाद में माइनस, पहले ये परिवर्तन आ गया। कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, हमेशा डेल्टा से हमें परिवर्तन मिलेगा, राइट। अब बात करें पथ फलन की। तो पथ फलन की, जब तंत्र एक अवस्था से, एक ऊष्मागति के साम्य अवस्था से दूसरी ऊष्मागति के साम्य अवस्था में जा रहा हो, यानी जब तंत्र किसी ऊष्मागति के प्रक्रम में हो तो ऊष्मागति के प्रक्रम के दौरान परिभाषित होने वाले फलन क्या कहलाते हैं? पथ फलन, राइट। किसी ऊष्मागति के प्रक्रम के दौरान परिभाषित फलन क्या कहलाते हैं? पथ फलन। जब तक तंत्र ऊष्मागति के साम्य अवस्था में तब तक पथ फलन का मान परिभाषित नहीं होता। अर्थात हम इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? केवल ऊष्मागति के प्रक्रम के दौरान,
उष्मागतिकीय प्रक्रम के दौरान परिभाषित, केवल उष्मागतिकीय प्रक्रम के दौरान परिभाषित फलन ही क्या कहलाते हैं? पथ फलन। अर्थात राइट, एक निश्चित उष्मागतिकीय साम्यावस्था पर पथ फलन का मान परिभाषित नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जब तक तंत्र रखा हुआ है, चुपचाप साम्यावस्था मेंटेन्ड है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, उष्मागतिकीय साम्यावस्था है, तब तक पथ फलन परिभाषित ही नहीं होगा। यानी पथ फलन तो परिभाषित कब होगा? जब तंत्र चलना शुरू करेगा, यानी तंत्र की साम्यावस्था बिगड़कर दूसरी साम्यावस्था पाने जा रहा है, तो रास्ते में परिभाषित होगा। ऐसा फलन जो केवल रास्ते में परिभाषित हो, तब तक परिभाषित ना हो, जब तक तंत्र जैसा का है वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, क्या कहलाता है? पथ फलन कहलाता है। जैसे कार की गति, कार चल रही है तो गति बताएंगे, चुपचाप खड़ी है गैराज में तो गति बताने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इस तरह के फलन क्या कहलाएंगे? पथ फलन कहलाएंगे। दूसरी बात, अब अगर पथ के दौरान ही परिभाषित हैं, राइट, तो पथ फलनों का मान उष्मागतिकीय प्रक्रम कौन सा है और उसको करवाने के तरीके दोनों पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक पथ फलन का मान प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। उष्मागतिकीय प्रक्रम के प्रकार, यानी कौन सा उष्मागतिकीय प्रक्रम है, एवं प्रक्रम के प्रकार एवं प्रक्रम के रूप, रूप मतलब किस तरीके से कराया, रिवर्सिबली कराया या इरिवर्सिबली कराया, तरीके पर निर्भर करते हैं। राइट, तो पथ फलन जब पथ में है तो पथ फलन, जब रुका हुआ है तो अवस्था फलन। अवस्था फलन केवल कब? जब चुपचाप रुक गया है, अपनी स्टेबिलिटी पा ली है, अपनी साम्यावस्था पा ली है। और अवस्था फलन कब, पथ फलन कब? जब चल रहा है, रास्ते में है, तो पथ फलन परिभाषित होगा। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है कार्य, किया गया कार्य W, एवं हम दो ही पथ फलन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा Q, राइट। तो किया गया कार्य और ऊष्मा परिवर्तन। अब जैसे ऊपर वाली चीजों को हम समझें तो मैं कहूंगा W आइसोथर्मल अलग होगा किससे? W एडियाबेटिक से, रुदोष्म से, राइट। W एडियाबेटिक अलग होगा किससे? W आइसोबारिक यानी समदाबीय से। और ये अलग होगा किससे? W समआयतनीय से, राइट। ये तो पहली चीज, अलग अलग प्रक्रम है तो अलग अलग कार्य होगा। दूसरी बात इसी में दूसरी बात क्या? W आइसोथर्मल रिवर्सिबल अलग होगा किससे? W आइसोथर्मल इरिवर्सिबल से, राइट। इसका मतलब प्रक्रम वही है, आइसोथर्मल समतापीय, तापमान नियत रखकर प्रक्रम कर रहे हैं, अवस्था परिवर्तित कर रहे हैं, परंतु एक बार उत्क्रमणीय रूप से करा रहे हैं और एक बार अनुत्क्रमणीय रूप से, तो आपके कार्य के मान अलग अलग होंगे। सेम हम किसके लिए बात कर सकते हैं? डेल्टा Q के लिए लिख सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए W लिया है, राइट। अब उदाहरण बात करें हम अवस्था फलनों के, तो अवस्था फलनों के जब उदाहरण लिखेंगे हम, तो बहुत सारे अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी, ये सब आएंगे बाद में, मैं केवल अभी सिंबल लिख रहा हूं, आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी, राइट, ये सब अवस्था फलन है। आयतन, तापमान, दाब, ये सब भी क्या है? अवस्था फलन है,
राइट। अवस्था फलनों की क्या है, केवल तब परिभाषित होंगे जब तंत्र ऊष्मागतिकी के साम्य में है, राइट। जब तंत्र चलना शुरू कर दिया तो इनके मान परिभाषित नहीं होंगे, जब भी परिभाषित करना होगा तंत्र को साम्य में लेकर आओ, इनके मान लिखो, फिर चलना शुरू, इनके मान परिभाषित नहीं है जब तक वापस साम्यावस्था में नहीं आ जाता, क्योंकि जब तंत्र ऊष्मागतिकी के प्रक्रम के दौरान है तो इनके मान कुछ बदल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि प्रक्रम के दौरान है मतलब तंत्र के अवस्था पैरामीटर बदले, यही सब तो अवस्था पैरामीटर हैं, राइट। तो अवस्था फलन और अवस्था पैरामीटर एक ही बात है, राइट। इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं, इनमें से कोई भी 2-3 ले लें तो तंत्र की अवस्था परिभाषित हो जाती है, राइट। अब हम कह सकते हैं यदि प्रारंभिक और अंतिम समान है, यदि प्रारंभिक और अंतिम समान है, मैं इसे एक ग्राफ से समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये मेरे पास इधर दाब है और ये मेरे पास इधर आयतन है। ये मेरी एक अवस्था है प्रारंभिक मान लीजिए, और ये मेरी एक अवस्था है अंतिम मान लीजिए। मैंने अलग अलग रास्ते चुने, राइट। मैंने क्या चुने? अलग अलग रास्ते चुने। एक रास्ता तो चुना ये, एक रास्ता चुना मैं सीधे सीधे चला गया, एक रास्ता मैंने चुना ये, 3 रास्ते हैं, ए रास्ता, बी रास्ता, सी रास्ता, राइट। अब अगर आप बात करेंगे इस चित्र के हिसाब से, अगर आप बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, राइट। यहाँ P1 है और यहाँ P फाइनल है, तो आप लिखेंगे डेल्टा P इन द पाथ A बराबर डेल्टा P इन द पाथ B बराबर डेल्टा P इन द पाथ C। A पाथ में कितना डेल्टा P है तो हम लिखेंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल। B पाथ में कितना है तो फिर से लिख देंगे P फाइनल माइनस P इनिशियल। C पाथ में कितना है P फाइनल माइनस P इनिशियल। सिमिलरली P तो चलो है अवस्था फलन, अगर मुझे लिखना हो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, राइट, तो भी मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा E पाथ A में बराबर डेल्टा E पाथ P में बराबर डेल्टा E पाथ C में, राइट। ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी E फाइनल माइनस E इनिशियल हर एक का वैल्यू होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर E फाइनल माइनस E इनिशियल, ये सब बराबर होंगे। और E के लिए ही क्यों, ये बातें मैं H के लिए, एंट्रोपी के लिए, आयतन के लिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा, तापमान और दाब सबके लिए लिख सकता हूँ। तो अवस्था फलन इसमें सब में समान मान होगा, राइट। अंतर इनका समान होगा, रास्ते पर इनके मान में कोई फर्क, रास्ता अलग अलग होने से इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। फिजिक्स से रिलेट करें, होता नहीं है, मैं नहीं बोल रहा ये होता है, लेकिन अगर फिजिक्स से रिलेट करें तो तय की गई दूरी अलग अलग है, परंतु अगर आप विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो सब समान है। तो अगर फिजिक्स की भाषा में या फिजिक्स के प्रॉपर्टीज़ को, फिजिक्स के फंक्शंस को हम यहाँ पर रखना चाहें तो गति आएगी पथ फलन में और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आएगा अवस्था फलन में। हालांकि हम ऐसा क्लासिफिकेशन फिजिक्स में नहीं करते हैं, राइट। तो ये हो गया अवस्था फलन और पथ फलन। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रक्रम के कराने के तरीके पर, यानी उसके रूप पर, जो कि हमने पढ़ा था। 2 होते हैं, कौन कौन से, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय। उन दोनों रूप के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद तरह तरह के ऊष्मागतिकी के प्रक्रम की डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों बात करते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम 2 तरीके से करवाए जा सकते हैं, कौन कौन से, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रूप से। इन्हें समझते हैं। उत्क्रमणीय, पहले तो हमें नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर है, बट फिर भी अगर हम इसमें और क्लियरिटी चाहते हैं, और एक हो गया अनुत्क्रमणीय। रिवर्सिबल एवं इरिवर्सिबल, बहुत सिंपल है। उत्क्रमणीय में जहाँ पर जैसे जा रहे हैं, जिस रास्ते जा रहे हैं उसी रास्ते वापस लौट कर आया जा सके तो उत्क्रमणीय, जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते से लौट कर नहीं आया जा सके तो अनुत्क्रमणीय। सिंपल सी कहानी है, राइट। तो उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, उस जिस रास्ते पर जा रहे हैं बिल्कुल उसी रास्ते पर लौट कर आया जा सके तो उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, जिस रास्ते से जा रहे हैं उससे लौट कर नहीं आया जा सके, राइट, तो क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय। तो एक एक अंतर तो सबसे पहले हमें यही लिख गया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसी पथ पर
वापस अंतिम से प्रारंभिक अवस्था तक आया जा सकता है। अनुत्क्रमणी की बात लिखूंगा तो उसी पथ पर अंतिम से प्रारंभिक अवस्था तक लौट पाना संभव नहीं है। ठीक है, जिस रास्ते जाओ उस पर नहीं आ पा रहे, उसका मतलब आप कुछ चमत्कार करते हुए गए होंगे। अब ये चमत्कार क्या है? जैसे मान लीजिए आप रास्ते में बहुत सारे कुत्ते हैं और किसी मोहल्ले में हैं, आप अपनी गाड़ी से निकले, कीचड़ उछालते हुए कुत्तों को, इनको गाड़ी के नीचे कुचलते हुए निकले, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वापस उस रास्ते पर जाने में डर लगेगा और शायद आप उस रास्ते पर ना जाएं। लेकिन अगर आप किसी रास्ते से ऐसे गुजरे हैं जहाँ लोगों से मिलते मिलाते अपना एक सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ते गए हैं, तो आप वापस से उसी रास्ते पर लौट कर भी आएंगे, क्योंकि आपको वापस से वही सामंजस्य बनाते हुए लौट सकते हैं। राइट, तो ये बिल्कुल वैसी बात है। मैंने सामंजस्य की बात क्यों की, तो मैं यहाँ पर सामंजस्य को रिप्लेस करूँगा किससे? साम्य से। अगर आपका तंत्र परिवेश के साथ लगातार साम्य मेंटेन करता हुआ आगे बढ़ा है, राइट, तो वो वापस अंतिम से प्रारंभिक अवस्था पर भी उसी रास्ते पर होता हुआ साम्य मेंटेन करता हुआ लौट कर आ सकता है। परंतु यदि साम्य मेंटेन करते हुए वो प्रारंभ से अंतिम पर नहीं गया था, तो उस रास्ते पर उसे वापस लौट पाना मुश्किल होगा। राइट, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र एवं परिवेश प्रारंभिक अंतिम एवं सभी मध्यवर्ती अवस्थाओं पर एक दूसरे के साथ ऊष्मागतिकीय साम्य रखते हैं। राइट, दोनों के बीच ऊष्मागतिकीय साम्य मेंटेन रहता है। कब? प्रारंभ, अंतिम एवं सभी मध्यवर्ती अवस्थाओं पर। यहां पर अगर हम बात करें, राइट, तो ऊष्मागतिकीय साम्य केवल ऊष्मागतिकीय साम्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर ही होता है। मध्यवर्ती अवस्थाओं पर साम्य नहीं होता है। राइट, या तो प्रारंभ पता है या अंतिम पता है। उड़ कर गए तो या तो इनिशियल पता है या फाइनल पता है, कैसे गए पता नहीं, धीरे 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 टहलते हुए गए, सरकते हुए गए। राइट, तो क्या होगा? उत्क्रमणीय होगा। सरकते हुए जा रहे, सबसे मिलते हुए जा रहे, साम्य बनाते हुए जा रहे। आपको रास्ता पता है, रास्ता पता है, हर जगह सब कुछ पता है। राइट, जहाँ सरकते हुए जाएंगे वहाँ समय ज़्यादा लगेगा, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम धीमा प्रक्रम होता है। यहाँ पर उड़कर एकदम तेजी से गए हैं, बीच का कुछ अता पता ही नहीं लगा, तो ये कैसा प्रक्रम है? तीव्र प्रक्रम है। आजकल सबको उड़कर जाना पसंद है, इसका मतलब वास्तविकता में सब क्या कर रहे होंगे? उड़ ही रहे होंगे, बीच वाले से किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया वास्तविक प्रक्रम, यानी वास्तव में यही प्रक्रम होता है। ये तो सब
आदर्शवादी बातें हैं कि हाँ धीरे धीरे सबके साथ साम्य बनाते हुए जा रहे हैं, ये तो केवल क्या है, काल्पनिक प्रक्रम है, यानी केवल किताबों में लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल प्रोसेस है, होता तो वास्तव में कौन सा है, इरिवर्सिबल ही है, राइट। और बात करें हम लोग तो सभी अवस्था पैरामीटर, सभी अवस्था फलन प्रारंभ से लेकर अंतिम तक की सभी, प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ एवं वहाँ से अंत, प्रारंभ से अंत और बीच की सभी मध्यवर्ती अवस्थाओं पर साम्य स्थापित है। साम्य स्थापित है तो अवस्था फलन प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी अवस्थाओं पर परिभाषित होते हैं, राइट। तो सभी अवस्था फलन या सभी अवस्था पैरामीटर, राइट, प्रारंभिक, अंतिम एवं सभी मध्यवर्ती अवस्थाओं पर परिभाषित होते हैं, राइट। बदल तो रहे पर वैल्यू हमें पता है। तथा सदैव राइट, सदैव पैरामीटर के बाह्य मान के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पी तंत्र जो है वो हमेशा किसके बराबर है, पी बाह्य के बराबर है, राइट। दूसरी बात, ये सब कुछ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों हमेशा बराबर हैं, ये दोनों हमेशा एक ही परिस्थिति में बराबर हो सकते हैं। वो कैसे, मैं थोड़ा सा धक्का मारूं, ये थोड़ा सा बढ़ाऊं, फिर ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, यानी इनके बीच अंतर काफ़ी कम हो, इनके बीच अंतर काफ़ी कम हो, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं छठा, राइट। यहाँ पर प्रक्रम करवाने के लिए जो ड्राइविंग बल होता है, जो चालक बल होता है, वो अत्यंत कम होता है, राइट। तो प्रक्रम के लिए उत्तरदायी बल अत्यंत न्यून होता है, राइट। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एफ ड्राइविंग राइट। तो मान लीजिए इंटरनल माइनस एक्सटर्नल इनटू एरिया, ये बहुत छोटा होता है, राइट। तो ये बहुत छोटा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों लगभग लगभग क्या हैं, बराबर हैं। तो प्रक्रम के लिए उत्तरदायी बल अत्यंत क्या होता है, न्यून होता है, तीव्र प्रक्रम है, काल्पनिक है, हमेशा साम्य बना रहता है। प्रक्रम कराने वाला बल जो है वो ड्राइविंग फोर्स काफ़ी कमज़ोर होता है, यानी दोनों लगभग लगभग बराबर होते हैं, धीरे धीरे दोनों थोड़ा अंतर आता है फिर बराबर हो जाते हैं, थोड़ा अंतर आता है फिर बराबर हो जाते हैं, और ये अंतर काफ़ी कम होता है, अत्यंत न्यून होता है। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, उत्क्रमणी प्रोसेस की। अब हम यहाँ पर बात करें, राइट। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे अवस्था पैरामीटर केवल प्रारंभिक एवं अंतिम पर परिभाषित हैं, बीच का कुछ अता पता नहीं है। अवस्था पैरामीटरों के मान केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर ही परिभाषित होते हैं।
राइट, मध्यवर्ती अवस्थाओं पर परिभाषित नहीं होते हैं। प्रक्रम सदैव नियत बाहरी बल के विरुद्ध होता है। इसका मतलब क्या है, अर्थात बाह्य बल या बाह्य दाब क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, तथा तंत्र की अंतिम अवस्था बाह्य अवस्था के बराबर हो जाती है, तथा तंत्र में प्रक्रम बाह्य अवस्था के समान होने तक होता है। तंत्र में प्रक्रम, तंत्र की अवस्था बाह्य अवस्था, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे तंत्र में प्रक्रम, तंत्र की अवस्था बाह्य अवस्था के समान होने तक होता है। इसका मतलब क्या है, P फाइनल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, बाह्य दाब के विरुद्ध होगा। राइट, एक और पॉइंट लिखें, ये जो मैंने इसमें लिख भी दिया, प्रक्रम के लिए उत्तरदायी बल एक फाइनाइट होता है, एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है, वो कमज़ोर या अत्यंत न्यून नहीं होता है। तो इस प्रकार के ये थ्योरेटिकल अंतर मैंने आपको यहाँ पर बताया, इनका एक मैथमेटिकल एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं, एक डायग्राम लेकर, ताकि ये पॉइंट्स और अच्छे से आपको क्लियर हैं, और इनके एक दो उदाहरण की बात भी आगे अब हम लोग करने वाले हैं। तो एक पहले तो डायग्रामेटिकली इन्हें समझेंगे, एक प्रोसेस लेकर एक सिलेंडर पिस्टन में गैस भरकर उसका प्रसार और संकुचन करके समझेंगे कि बेसिकली उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय से हमारा क्या तात्पर्य है। लेकिन फिर भी वो समझने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अच्छे से, और साथ ही साथ जो बॉक्स में मैंने पैक किए हैं वो तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है। राइट, तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ हमें इन्हें चित्र, एक प्रक्रम सिलेंडर पिस्टन में गैस भर के उसके माध्यम से भी हम इन दोनों प्रक्रमों को अब समझने वाले हैं। आइए उस पर बात करते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।